हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का पुनः स्वागत है। इसमें 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज शुरू की गई है आप सभी के लिए, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती में टीजीटी, पीजीटी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ थ्योरेटिकल क्लासेस भी चैनल पे अपलोड की जा रही हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं चैनल पर जाकर के या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के। और आप सभी को बता दें, हैंड रिटन नोट्स आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और जिन टॉपिक्स को यूट्यूब पर पढ़ाया गया है उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स अभी अपलोड किए गए हैं। तो उसके लिए आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से पॉलिटिकल साइंस के हैंड रिटन नोट्स अपने जो मैंने खुद तैयार किए हैं वो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसके लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। इस वीडियो में आप सभी के साथ 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आगे बेहतर करने के लिए। और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान, जिसे नागरिक शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 18। और देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 18 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यसभा के उपसभापति को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, और वहीं अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी मिल। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी। लाक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार माना है और उन्होंने कहा है कि मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का विघटन कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, और ये इजी सा दिखने वाला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है तो कम से कम 10 बार इस क्वेश्चंस को मैंने पाया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा की मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए संसदीय विधानमंडल के एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित होना, ऑप्शन बी है मतभेद की अवस्था में विपक्षी दलों को उठकर बाहर चले जाना, ऑप्शन सी है संसद या विधानमंडल के सदस्यों को अपने दल के विपरीत मत देना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, और संसद या विधानमंडल के एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित होना ही कहलाता है फ्लोर क्रॉसिंग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1950। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था, और राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था।
अगला प्रश्न है अनुच्छेद 300 का में वर्णित संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी बगैर विधिक अधिकार, ऑप्शन सी विधिक अधिकार और ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग जानते हैं मूल भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा गया था। बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाते हुए उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया और वहां पर उसे विधिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 4 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 5 वर्ष बाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। साथियों ये प्रैक्टिस सेट 18 चल रहा है, इसके बाद 19 और 20 दो प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से आएंगे। उसके बाद आप सभी के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज शुरू की जाएगी जिसमें सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए आप सभी को प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसके साथ साथ थ्योरेटिकल क्लासेस भी शुरू की जाएगी। अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो हिस्ट्री की क्लासेस जल्द आप सभी लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं। तो अब इस प्रैक्टिस सेट में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है और जब इसमें संशोधन किया गया है तो आप सभी लोगों को बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के स्वरूप में कौन कौन से नए शब्दों को इसमें जोड़ा गया है। ऑप्शन ए योजना आयोग कैसा आयोग है, ऑप्शन ए गैर संवैधानिक संस्था, ऑप्शन बी असंवैधानिक संस्था, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। हालांकि अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो नीति आयोग है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, ये दोनों नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वेतन भत्ते से, ऑप्शन बी दल बदल रोक अधिनियम से, ऑप्शन सी भाषा से और ऑप्शन डी न्याय से। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, तो ध्यान रखना है 10वीं मतलब दा से शुरू होने वाली अनुसूची है और फिर आपको अगला मिलेगा दा से दल बदल रोक अधिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, दा से 10, दा से दल बदल। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। राज्यपाल राज्य के परिप्रेक्ष्य में अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति वहीं संपूर्ण राष्ट्र अर्थात सदन के अंदर, संसद के अंदर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न है संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी शपथ, ऑप्शन सी वेतन भत्ता, ऑप्शन डी रोजगार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध वेतन और भत्ते से संबंधित है। अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, क्योंकि अब योजना आयोग वर्तमान में नहीं है। हालांकि योजना आयोग से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस बार आपको टारगेट करके चलना है नीति आयोग से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो वो जब हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज करा रहे होंगे तो वहां पे सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, पीवाईक्यू भी इंक्लूड रहेंगे उस प्रैक्टिस सेट में। तो आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, साथियों में शेयर करें और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें, क्योंकि यहाँ पे सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। अगला प्रश्न है लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार और ऑप्शन डी 2 बार। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा किसके नाम से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी लाक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाक महोदय ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और इन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति से पहले जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में था तब व्यक्ति को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का वर्णन इन्होंने किया है। और लाक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार या सहकारिता आयोग ने सिफारिश की थी? ऑप्शन ए मजबूत राज्य की, ऑप्शन बी मजबूत केंद्र की, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता आयोग ने मजबूत केंद्र की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति से, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति से, ऑप्शन सी पिछड़ी जाति से, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों के आरक्षण प्रावधानों से था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जिन्ना, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को बता दें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महती भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, ऑप्शन बी सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य था सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाना और आपस में सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन की नींव डालना, और जिसके आधार पर अंग्रेज जो है अपनी शासन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। अगला प्रश्न है, 1932 का पूना पैक्ट किसके हितों का संवर्धन करता था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी पिछड़े वर्गों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिछड़े वर्गों के हितों का संवर्धन करता है। 1932 का पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐतिहासिक आईएनए का मुकदमा लाल किला में कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1942। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1945 में आईएनए का मुकदमा लाल किला में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ये है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस है, ऑप्शन सी एबी अलेक्जेंडर है, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेबल। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड बेबल जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बल्कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, समाजवादी राज्य किस पर बल देता है? ऑप्शन ए राजनीतिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी आर्थिक सुरक्षा पर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, ऑप्शन डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समाजवादी राज्य आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी अली बंधु, ऑप्शन सी पटेल और ऑप्शन डी गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1887। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1833 के एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों का विभाजन कर दिया गया था, यानी अलग अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है? ऑप्शन ए एक अल्पकालीन राज्य को, ऑप्शन बी एक आदर्श राज्य को, ऑप्शन सी एक उदारवादी राज्य को, ऑप्शन डी एक निरंकुश राज्य को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अल्पकालीन राज्य को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान किया है? ऑप्शन ए एंजल्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी हैबरमास। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है और इन्होंने सबसे पहले यूएसएसआर में जो है साम्यवाद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन नेता स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी एनसी केलकर, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी गांधी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी जी स्वराज दल से संबंधित नहीं थे, जबकि सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर ये सभी स्वराज दल से संबंधित थे। आप सभी लोगों के लिए प्रश्न यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे हैं कि स्वराज दल का जो है गठन कब किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? साथियों ये प्रश्न गलती से भी नहीं गलत होना चाहिए, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एक विश्लेषित रूप से व्याख्यायित किया जाए और विश्लेषण निकालकर रिजल्ट निकाला जाए तो हर दूसरी परीक्षा में ये क्वेश्चन पॉलिटी के अंतर्गत पूछा ही जाता है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को बिल्कुल गलती से भी नहीं गलत कर सकते हैं। प्रारूप समिति हो, ड्राफ्टिंग समिति हो, ड्राफ्टिंग कमेटी हो, मसौदा समिति हो, ये सभी एक ही चीजें हैं। और इस प्रश्न का सीधा सा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्योंकि वो संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध नेता थे, इसीलिए उन्हें जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित होने वाली संविधान सभा की अध्यक्षता का मौका दिया गया था। उसके अगले 2 दिनों के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की गई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1929। राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके फिलहाल बताना है और हम अभी डिस्कस करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हैं, जो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी पूना में, ऑप्शन डी दिल्ली में। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसमें कुल 72 सदस्य उपस्थित हुए थे। इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, उसका नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 20वीं, ऑप्शन बी 18वीं, ऑप्शन सी 19वीं, ऑप्शन डी 17वीं शताब्दी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है किसने कहा कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ऑप्शन ए रैमजे मेयर, ऑप्शन बी डी टॉकविले, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डी टॉकविले ने ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को नकारा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ब्रिटिश संविधान जो है अलिखित संविधान है और एक लचीला संविधान है। वहीं आपको बता दें ब्रिटिश संसद को विश्व की संसदों की जननी कहा जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन संसदीय प्रणाली आपको ब्रिटेन में ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, गांधी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है? ऑप्शन ए राजनीति का आध्यात्मिकरण, ऑप्शन बी राजनीति का धार्मिकीकरण, ऑप्शन सी राजनीति का केंद्रीकरण, इस तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन में से कौन होगा, आप फटाफट टिक करके बताएं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहां पर इसका क्या होना चाहिए, आप सभी लोग जरूर बताएं। तो फिलहाल इस प्रश्न को हम आप सभी लोगों के लिए छोड़ रहे हैं और आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है गांधी जी के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दबाव समूहों को तृतीय सदन का नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए फाइनर, ऑप्शन बी लिकाक, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी लेनिन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव समूहों को तृतीय सदन या का नाम फाइनर महोदय ने दिया है। वहीं कार्ल मार्क्स महोदय का नाम वैज्ञानिक समाजवाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी दल प्रणाली प्रचलित है? ऑप्शन ए
बहुदलीय, ऑप्शन बी द्विदलीय, ऑप्शन सी एकदलीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है और इसी के परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में राजनीतिक पार्टियां भारत में देखने को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत में वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है, उन सभी के नाम और संख्या कमेंट करनी है आप सभी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दबाव समूह है? ऑप्शन ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी। तो आप सभी साथियों को बता दें यहाँ पर कि बहुजन समाज पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ये सभी राजनीतिक दल हैं और आपके पास बचता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आरएसएस कहते हैं। ये एक दबाव समूह के रूप में भारत में कार्य करता है। वहीं सर्वाधिक दबाव समूह अमेरिका में पाए जाते हैं और उनकी सक्रियता भी सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के राज्यों में जनमत पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है? ऑप्शन ए समाजवादी राज्य, ऑप्शन बी साम्यवादी राज्य, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन डी विकासवादी राज्य। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी राज्य। अगला प्रश्न है, निगमित राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फांसीवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी अराजकतावाद और ऑप्शन डी समाजवाद। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए फांसीवाद व्यवस्था के अंतर्गत निगमित राज्य की अवधारणा जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वप्नलोकी समाजवादी था? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी चार्ल्स फोरियर, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी हिटलर। हिटलर का नाम तो समाजवाद से जुड़ा ही नहीं है तो ये ऑप्शन आप कट कर दीजिए। तीन में आप बताइए कौन सा राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स फोरियर। ये कार्ल मार्क्स से पूर्ववर्ती समाजवादी विचारक थे जिन्हें स्वप्नलोकी समाजवादी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाजवाद की संकल्पना तो रखी लेकिन उसके मूर्त रूप और इम्प्लीमेंट अप्लाइड फॉर्म के लिए कोई विशेष फार्मूला प्रतिपादित नहीं किया। वहीं कार्ल मार्क्स और लेनिन जो हैं वैज्ञानिक समाजवाद से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी माउ। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। नकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार का प्रतिपादन किया है और इसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया है जो 1776 ईस्वी में आई थी। और वहीं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी नामवाद, ऑप्शन सी श्रेणी समाजवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रेणी समाजवाद के नाम से भी व्यक्तिवाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी बोसांके, ऑप्शन डी बर्क। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, हीगल ने राज्य को विश्व आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्य अमूर्त है किंतु सरकार मूर्त है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है समाज राज्य से अधिक व्यापक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सरकार राज्य की अभिकर्ता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, यह बिल्कुल गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाज प्लेटो की रचना है लेकिन स्पिरिट ऑफ लाज का लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरेटिकल क्लासेस, अगर चैनल पे जो पढ़ी हुई उनको विजिट किया है तो वहां पर। और हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन है जिसमें इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वहीं रूसो हो गए, तो स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक जो है वो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्लेषणों उपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास है क्या है? ऑप्शन ए अधिकार एवं कर्तव्य, ऑप्शन बी न तो अधिकार न तो कर्तव्य, ऑप्शन सी मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं, ऑप्शन डी मात्र कर्तव्य अधिकार नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मात्र अधिकार और कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए है अपने नागरिकों का सामान्य कल्याण करना, ऑप्शन बी विभिन्न संघों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी आवश्यक वस्तुओं में उत्पादन का वितरण नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धावस्था पेंशन की बात सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्न संघों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, क्योंकि बहुलवाद जो है वो मानता है कि जो संप्रभुता है या संप्रभु है वो
अलग अलग जो संघ है राज्य के अंदर उनमें निहित होता है, इसीलिए वो मानता है कि विभिन्न संघों की गतिविधियों को नियंत्रित करना ही राज्य का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मार्क्सवादियों से, ऑप्शन बी अराजकतावादियों से, ऑप्शन सी फांसीवादियों से, ऑप्शन डी व्यक्तिवादियों से। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। यह कथन जो है मार्क्सवादियों से संबंधित है और मार्क्सवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का निर्माण समाज के धनी वर्ग के द्वारा निर्धन या जो सर्वहारा वर्ग है उसके शोषण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी संघवादी, ऑप्शन सी अराजकतावादी, ऑप्शन डी बहुलवादी। देखिए साथियों, यहाँ पे संघों का संघ कहते हुए आपके मन में संघवादी आ जाएगा, लेकिन इसको नहीं टिक करना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बहुलवादी ऐसा मानते हैं कि राज्य जो है वो संघों का संघ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, यह किसका मत है? ऑप्शन ए जेलिनेक, ऑप्शन बी क्लेवर, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी प्लूटार्क। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा कथन प्लूटार्क का है, क्योंकि आप सभी को बता दें ये राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है और दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है? ऑप्शन ए दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकासवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास भी कर लिया। समाज का यथार्थ संस्थापक वही है, किसने लिखा है? ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी मिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये स्टेटमेंट रूसो का है और ये राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी बोंदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की रचना की है और इसी पुस्तक में इन्होंने अपनी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है। ऑप्शन ए दार्शनिक राजा की आज्ञा मानने में, ऑप्शन बी साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहने में, ऑप्शन सी जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में, ऑप्शन डी नगर राज्य के जीवन की सहभागिता में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में। अपने स्थान का मतलब यह है कि प्लेटो ने 3 प्रकार के वर्गों का निर्माण समाज के अंदर किया है और कहा है कि जो व्यक्ति जिस वर्ग के अंतर्गत आता है वो उसी वर्ग के कार्यों को आजीवन करता रहेगा और इसी प्रकार वो अपने कर्तव्यों का अगर पालन करता है तो यही न्याय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया है? ऑप्शन ए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, ऑप्शन डी नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन वेल्थ ऑफ जो थ्योरी दी है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? यानी इस तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं उनके परिवर्तन का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 359, ऑप्शन बी अनुच्छेद 369, ऑप्शन सी अनुच्छेद 364, ऑप्शन डी अनुच्छेद 374। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 359। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यह प्रैक्टिस सेट 18 का अंतिम प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, लाक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, यह किसने कहा है? ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्रोम, ऑप्शन सी लॉर्ड केन और ऑप्शन डी लॉर्ड म्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि लाक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह एक व्यक्तिवादी विचारक है। तो साथियों ये था राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र कह लीजिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जिसके अंतर्गत 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सीरीज जो चैनल पे आप सभी की तैयारी को बेहतर करने के लिए शुरू की गई है आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।